दोस्तों, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा जो हमको पढ़ाया जाता था या जिसमें हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था वो होता था रिकंसलेशन में। रिकंसलेशन रिकंसलेशन का अर्थ होता है मैच कराना, आपस में कॉम्प्रोमाइज कराना बुक्स को। जी हाँ, रिकंसलेशन का मतलब होता है कि जी जो मैंने अपनी किताबों में लिखा है, जो दूसरा व्यक्ति अपनी किताबों में लिख रहा है, क्या वो आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उसको चेक करना, उसको चेक करना, वेरीफाई करना कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। तो जब हम लोग कॉलेज के टाइम पर थे तो मुझे याद है कि उसमें रिकंसलेशन जो हुआ करता था वो होता था बैंक रिकंसलेशन। सबसे ज्यादा जो फेमस था वो था आपका बैंक रिकंसलेशन। तो हम लोग पढ़ते थे बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक प्रेजेंटेड बट नॉट क्लियर्ड, और भी पता नहीं तमाम तरह की चीजें हैं कि भाई चेक डाल दिया नहीं क्लियर हुआ है, ये हो गया वो हो गया, बैंक के साथ आपका अकाउंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ी टास्क थी। इसके अलावा एक रिकंसलेशन हुआ करता था डेटर्स रिकंसलेशन, जिनको आपने माल सप्लाई किया है उनके साथ अपनी बुक्स को रिकंसाइल करना कि भाई हाँ यार सब चीज़ें ठीक हैं, जितने पैसे मैं मेरी बुक्स में है कि भाई मुझे आपसे एक एक्स अमाउंट लेनी है तो आप भी इस बात पे एग्री करते हो कि हाँ भाई साहब मुझे एक्स अमाउंट देनी है। इसी प्रकार होता था क्रेडिटर रिकंसलेशन। तो नॉर्मली ये तीन रिकंसलेशन सबसे ज्यादा फेमस थे, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता था बैंक रिकंसलेशन। आज के सिनेरियो में हम बात करें तो बैंक रिकंसलेशन तो लगभग ना के बराबर ही हो गया है, क्योंकि अब तो आरटीजीएस और एनईएफटी होती है। आप यहाँ एंट्री पास करते हो, यहाँ से आप पेमेंट रिलीज करते हो, सामने वाली पार्टी के पास पेमेंट पहुंच जाती है। तो आपकी बुक्स और बैंक की बुक्स में डिफरेंस लगभग ना के बराबर ही होता है। वो सिर्फ उसी केस में डिफरेंस होगा कि जब आप बैंक की एंट्री प्रॉपर पास ना करें या इंटरेस्ट बैंक ने कुछ दिया है या कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, कोई बैंक के चार्जेस लिए हैं, कुछ जीएसटी हुआ, तभी आपकी में डिफरेंस आता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन लगभग खत्म हो गया। डेटर्स और क्रेडिटर्स रिकंसिलिएशन नो डाउट आज भी चलता है, लोग करते हैं, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन है वो है आपका जीएसटी का। जी दोस्तों, जीएसटी रिकंसिलिएशन आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गया है। वो कैसे है, कौन कौन से रिकंसिलिएशंस जीएसटी के अंदर आपको अपनी बुक्स में करने चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारे 500 से ज्यादा वीडियोज देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर जीएसटी लॉ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको कौन कौन से रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला और मुख्य रिकंसिलिएशन है रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 एंड 3B। जीएसटीआर 1 में आपको पता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जितनी भी हमारी सेल्स हुई है हम उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल डालते हैं। B2B है, B2C है, B2B लार्ज है, B2C लार्ज है, एक्सपोर्ट है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी डिटेल्स आपकी जीएसटीआर 1 में जाती है। और जीएसटीआर 3 भी हमारा टैक्स पेमेंट के लिए स्टेटमेंट होता है, रिटर्न होती है, जिसमें हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो जितनी सेल्स हमने जीएसटीआर 1 में दिखाई है उतनी ही सेल्स हमारी जीएसटीआर 3B में भी होनी चाहिए। वहां पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नो डाउट आज के टाइम में जब आप जीएसटीआर 1 भरते हैं तो वही ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ जाती है। कहीं ना कहीं आपके लिए रिकंसिलिएशन का काम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना होगा कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही आपने जीएसटीआर में फिल की थी। यदि बाई चांस आपने जीएसटीआर 1 में कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी तो आप उसे 3B में जरूर रेक्टिफाई करना चाहेंगे और आपको करनी भी चाहिए। उस केस में आपको अपना रिकंसिलिएशन बना करके रखना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन करे कि जी 1 में आपने कुछ और फिगर दिखाई थी या आपने किसी और हेड के अंदर ये फिगर्स दिखाई थी, 3B में आपने किसी अलग हेड में आप दिखा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है। इसके अलावा दोस्तों,
हमें रिकंसिलिएशन करना होगा जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 की एंट्रीज वर्सेस अकाउंटिंग एंट्रीज की, यानी कि जो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया है वही आपकी बुक्स में है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बुक्स के अंदर सेल 100 रुपए की है और आपने जीएसटीआर 1 के अंदर सेल आपने 90 रुपए की दिखा दी, या आपने 110 रुपए की दिखा दी, या ऐसा तो नहीं कि कोई बिल आप चढ़ाने से भूल गए, जीएसटीआर 1 के अंदर आपने उस बिल की एंट्री नहीं की, कोई क्रेडिट नोट आपने नहीं चढ़ाया या कोई डेबिट नोट आपने नहीं चढ़ाया, तो आपको रिकंसाइल करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जीएसटीआर 1 और 3B के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों रिकंसिलिएशन ऑफ ईवे बिल्स विद जीएसटीआर 1 एंड फर्दर विद जीएसटीआर 3B। ईवे बिल्स आपने जितने भी इश्यू किए हैं वो सभी आपको रिकंसाइल करने होंगे जीएसटीआर 1 के साथ और 3B के साथ भी, कि भाई जो मेरे ईवे बिल्स थे उन सभी की भी मेरी इनवॉइसेज चढ़ चुकी हैं और वो जीएसटीआर 1 में भी मैंने वो सारी इनवॉइसेज अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा रिकंसिलिएशन ऑफ जीएसटीआर 1 3B सेल्स विद बैलेंस शीट सेल। जी हाँ, आज के टाइम में तो आप जानते हैं 26AS के अंदर जीएसटीआर 1 की और जीएसटीआर 3B में जो टर्नओवर दिखाते हैं वो टर्नओवर आपके शो करने लगती है, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वही टर्नओवर आपको अपनी बैलेंस शीट में भी शो करनी होती है, आपको अपनी आईटीआर में भी शो करनी है। यदि कहीं डिफरेंस है तो आपके पास नोटिस आने के पूरे चांस हैं। तो आपके पास में रीजन भी होना चाहिए, यदि किसी रीजन से आपके डिफरेंस है तो वो रीजन क्यों है। आपको रेगुलर ये रिकंसाइल करना होगा कि भाई जो बैलेंस शीट के अंदर जो सेल्स जा रही है वो मेरी 1 से और 3B से मैच हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा आपको रिकंसिलिएशन करना होगा आईटीसी लेजर्स का। आईटीसी लेजर्स कौन कौन से होते हैं? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर। आपको इन तीनों लेजर्स का रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। क्रेडिट लेजर का मतलब कि जी जितनी बुक्स में आपकी बुक्स के अंदर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, चाहे वो सीजीएसटी का है या एसजीएसटी का है या आईजीएसटी का है, आपने जो क्रेडिट लिया है और आपकी बुक्स में आपके जीएसटी के अंदर क्रेडिट लेजर में भी उतनी ही फिगर आ रही है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, आपको वो रिकंसाइल करना होगा। इसी प्रकार आपकी लायबिलिटी लेजर आपकी जीएसटीआर 1 और 3B से और आपकी सेल से आपका मैच हो जाता है। आपका कैश लेजर, आपने कितना कैश आपने जमा कराया था, वो कैश आपका कितना आपने उसमें से एडजस्ट कर लिया है अपनी लायबिलिटी को पे करने में, वो भी आपकी बुक्स के साथ रिकंसाइल होना जरूरी है। इसके अलावा आपको रिकंसिलिएशन करना होगा 2A विद परचेज इनवॉइस का। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली जब हम जीएसटी में रिकंसिलिएशन की बात करते हैं सिर्फ जीएसटी या 2A विद परचेज इनवॉइस की बात करते हैं, हम ऊपर के 5 पॉइंटों को भूल जाते हैं। लेकिन ये ऊपर के 5 पॉइंट शायद 2A विद परचेज इनवॉइस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने कहीं सेल्स में, हमने कहीं क्रेडिट लेने में हमने कोई गलती कर दी तो वो हमारे बुक्स में सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होती है। अब अगर हम बात करते हैं 2A और परचेज इनवॉइस की, तो जितनी भी आप परचेज करते हो जिसपे आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना है वो आपके जीएसटी 2A में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो आप अपने सप्लायर से बात करें कि भाई आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न क्यों नहीं फाइल की है। यदि आपने फाइल कर दी है तो आपने मेरा इनवॉइस क्यों नहीं उसमें अपलोड किया। यदि कोई उस इनवॉइस में कोई गलती है तो आप उस गलती को उससे कहेंगे कि वो रेक्टिफाई करे, आगे के फ्यूचर में उस गलती को रिवाइज करके रेक्टिफाई करके अपनी जीएसटी की रिटर्न में रेक्टिफाई करके आपके 2A में रिफ्लेक्ट कराए। क्योंकि जब तक आपको आईटीसी की इनवॉइसेज 2A में नहीं दिखाई देंगी आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर सेल्स नीड टू रिकंसाइल विद 3B एंड जीएसटी 1 विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा मैंने ऊपर भी बताया था कि अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी सारी की सारी मैच होनी चाहिए, चाहे वो B2B की हो चाहे वो B2C की हो, वो 3B और जीएसटी 1 के साथ मैच होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है आपके 7 तरह के रिकंसिलिएशन जो आपको जीएसटी के केस में करने जरूरी होते हैं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यदि इनमें से आप कुछ भी रिकंसिलिएशन छोड़ देंगे तो पूरे चांस है कि आपके पास डिपार्टमेंट से एक प्यारा सा लव लेटर आ जाएगा, एक नोटिस आपके पास आ जाएगा कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप जीएसटी के रिटर्न्स को फाइल करते हैं, आप बुक्स में एंट्री पास करते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे रिकंसिलिएशन अपने कराइए। यदि आपको रिकंसिलिएशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के प्रोफेशनल्स आपको इस काम में पूरा सहयोग करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।